हेलो डियर एनआईओएस स्टूडेंट्स, आपने लास्ट वीडियो देखा सैम्पल पेपर वाला। आपकी क्यूरियोसिटी, आपका एंथुजियाज्म सीखने के लिए मुझे इंस्पायर करता है कि मैं ऐसा कंटेंट बनाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव हो। मैं आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि मेरे वीडियोस आपकी पढ़ाई में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएं और आपके नए आइडियाज़ को स्पार्क करते रहें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और अपने पैशंस को परस्यू करते रहिए। आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। चलिए अब शुरू करते हैं अप्रैल 2025 का इंग्लिश का पेपर, जो कि है सेट ए। ये पेपर मुझे नव्या और महक दोनों ने भेजा है। मुझे एक और पेपर रिसीव हुआ है सेट सी का, जिस पर अभी मैं काम कर रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। थैंकफुली पेपर लास्ट सैम्पल पेपर से काफ़ी मिलता जुलता था। पेपर में 39 क्वेश्चंस थे टोटल, और जो हमने मार्किंग स्कीम देखी थी बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग आया था। हाँ, देयर वर सम क्वेश्चंस जो कि थोड़े से डिफ़िकल्ट थे, बट एग्ज़ाम है तो भाई डिफ़िकल्ट तो होंगे ही, राइट? चलिए अब हम आ जाते हैं पार्ट ए पर। पार्ट ए, सेक्शन ए। तो पार्ट ए का जो सेक्शन ए है वो है प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट, जो कि लिटरेचर है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर में टैगोर जो है यानी पोएट जो है ऐसी जगह सीख कर रहे हैं जहां माइंड किस चीज से फ्री है। ऑब्वियसली वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो आंसर डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दे रखा है, तो फियर इज द राइट आंसर। नंबर टू, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोम है उसका मेन थीम क्या है? सुपरस्टिशन एंड फेथ। सुपरस्टिशन गांव वालों का और माँ का, और फेथ उनकी आस्था। अगला सवाल है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर्स देने हैं। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि पीपल आर एबल टू थिंक एंड एक्ट फ्रीली विदाउट एनी सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस, बायस। तो लोग इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं और एक्ट कर सकते हैं बिना किसी अंधविश्वास के और अज्ञानता के। द रोड नॉट टेकन, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पोएट ने एक ऐसा रास्ता चुना जो कि लेस ट्रैवल्ड था, यानी लेस कॉमन था, लेस कन्वेंशनल था, एक ऐसा पाथ जो कि ज्यादा लोगों ने चूज नहीं किया था। अगला सवाल है माई ब्लड टर्न्ड, टर्न्ड होना चाहिए एक्चुअली, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आर आएगा, कोल्ड लाइक द मून। तो पहली बात यहाँ पर एक सिमिली यूज की गई है, लाइक द मून। तो जब लाइक यूज होता है वो एक सिमिली होती है। तो इसका मतलब है कि ब्लड के कोल्डनेस को और मून को कंपेयर किया गया है, और कोल्डनेस डिस्क्राइब करता है सैडनेस एंड डेजोलेशन ऑफ द पोएट, कि बहुत दुखी है अपनी ग्रैंड मदर की डेथ को लेकर। अगला सवाल है, आपको एजुकेशन पर बेस्ड कुछ लाइंस गिवन है और इस बेसिस पर आपको ट्रू और फॉल्स आइडेंटिफाई करना है। तो पहला सवाल है, इट मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स टू अर्न आवर लाइवलीहुड। ये एक कॉमनली अंडरस्टूड बात है, तो इसे हम ट्रू मान सकते हैं। अगला सवाल है, इमोशंस एंड फीलिंग्स हैव लिटिल रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स। दोस्तों, जब सिर्फ लिटिल होता है तो हम उसे ना के बराबर कहते हैं, लेकिन अगर अ लिटिल होता तो हम इसे ट्रू कहते। तो ये लैंग्वेज का आपको थोड़ा सा आना चाहिए कि लिटिल और अ लिटिल में क्या फ़र्क है। तो बिल्कुल रोल नहीं है, बिल्कुल है, तो इसमें फॉल्स है। अगला ट्रू फॉल्स है कि ह्यूमन बींग्स को सिर्फ वेज अर्निंग मशीन्स ही होना चाहिए प्राइमरली। नो, दे आर मच मोर दैन जस्ट वेज अर्निंग मशीन्स, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। अब ये जेरड वाला लेसन है, इफ़ आई वर यू, इसमें आपको मैच द कॉलम करना है। एक साइड पर जेरड, इंट्रूडर, ड्रामा और एस्केप प्लान लिखा हुआ है, और एक साइड पर ये ऑप्शंस हैं। तो करेक्ट सीक्वेंस है फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी, फोर्थ का सी। अगला सवाल है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रोज में से सही ऑप्शन चूज करके आंसर मार्क करना है। प्रोटैगनिस्ट क्या अनकवर, अनकवर मतलब किसी चीज को रिवील करना, सच्चाई को सामने लाना। आई मस्ट नो द ट्रूथ में किस तरह की बात को अनकवर करती है? तो वो एक पर्सनल सीक्रेट था, वो एक अडॉप्टेड लड़की है, आराधना। अगला सवाल है, बलदेव अपने डेंजर को कैसे कन्फ्रंट करता है? बाय कन्फ्रंटिंग द टाइगर, टाइगर का सामना करके। अब आ जाते हैं नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट सेक्शन बी पर, जिसमें आपको एक पैसेज गिवन है और उस पर बेस्ड हैं दो सवाल, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, आप अगर रीडिंग में फास्ट हैं तो आप पैसेज पूरा पढ़ सकते हैं, बट माय सजेशन विल ऑलवेज बी कि आप पहले क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन के अराउंड जो भी कीवर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पैसेज में जाइए और आंसर फाइंड कीजिए। यहाँ डिबेट ऑन ओवर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की बात की गई है। तो डिबेट ओवर द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज़ वेरी डायरेक्टली गिवन, इंटेंसिफाइड।
प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू रिमोट एरियाज, तो रिमोट एरियाज आप ढूंढेंगे और रिमोट एरियाज आपको मिल गया हियर। तो यहाँ आपने रिसोर्सेज और नॉलेज मार्क कर दिया। फिर क्रिटिक्स आर्ग्यू एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से क्या होता है? Excessive screen time can lead to decreased attention spans. अगला सवाल है इसी पैसेज पर बेस्ड आपको सही ऑल्टरनेटिव चूज करने। इस पैसेज के लिए सही टाइटल क्या होगा? टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। इफेक्ट ऑफ शिफ्ट टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। रिमोट एरियाज में टेक्नोलॉजी यूज होने का क्या फायदा है? उनको नॉलेज और रिसोर्सेज मिलते हैं। चैलेंज क्या है? एक बैलेंस ढूंढना ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स में रादर देन रिप्लेसिंग देम। अगला पैसेज है, वो भी एक पैसेज है, उसमें आपको ट्रू फॉल्स आइडेंटिफाई करने, 6 मार्क का है। आई थिंक दिस ऑल्सो वॉज ऑफ 6 मार्क, 3 and 3, यस। तो ये भी टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। अगेन आप क्वेश्चंस देखेंगे और पैसेज में जाएंगे, पैसेज में जाकर ही फाइंड करेंगे कि कौन सा सही ऑप्शन है। सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ ट्रू एंड सिक्स्थ फॉल्स। आ जाते हैं सेक्शन सी ग्रामर पर। अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, तो यहाँ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट टेस्ट हो रहा है, आपका टेंस टेस्ट हो रहा है। आप देखेंगे एवरी सैटरडे, एवरी सैटरडे कोई रूटीन है तो प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। लास्ट नाइट सिंपल पास्ट वॉच्ड। सिंस चाइल्डहुड तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। अगर यहाँ पर सिंस चाइल्डहुड नहीं होता, सिर्फ फ्रेंड्स तक होता तो आर आता। इसमें देखिए स्विमिंग मेरी फेवरेट हॉबी है, यहाँ स्विमिंग क्या है? स्विमिंग एक सब्जेक्ट है, राइट? तो जब सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन, इसलिए जेरेंड इज द राइट आंसर। इनमें से किस में एक नॉन फाइनाइट वर्ब है? शी एंजॉयज सिंगिंग पहले में ही है, वो सिंगिंग एंजॉय करती है, क्योंकि सिंग करना एक वर्ब भी है, लेकिन मेन वर्ब यहाँ पर क्या है? एंजॉयज, तो इसीलिए सिंगिंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और ये है जेरेंड। रन्स क्विकली, यहाँ क्विकली एडवर्ब है। प्लेड नॉर्मल वर्ब है, क्लाइम्ड नॉर्मल वर्ब है, तो सिंगिंग हमारा ए जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगला सवाल है एक्साइटिंग गेम। एक्साइटिंग गेम कैसा गेम? एक्साइटिंग गेम तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए ये पार्टिसिपल है। जज वॉज क्विक टू कैच द लाइंग विटनेस, यहाँ लाइंग एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और वो कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब है? विटनेस कैसा था? लाइंग कर रहा था, झूठ बोल रहा था, यानी कि एडजेक्टिव बता रहा है, तो पार्टिसिपल, इसीलिए ये जेरेंड नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जेरेंड और पार्टिसिपल के बीच डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। अगला सवाल है WH क्वेश्चंस। ऑथर ऑफ द बुक प्रेमचंद है, तो हु आएगा? कहाँ गए थे? ओ सॉरी, इट शुड बी वेयर। अब चलते हैं सेक्शन डी पर। सेक्शन डी फंक्शनल राइटिंग स्किल्स। करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है। प्राइमरी पर्पस क्या है फंक्शनल राइटिंग का? इन्फॉर्म करना, कम्युनिकेट करना। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर में क्या की कैरेक्टरिस्टिक है? और वो है क्लैरिटी एंड कंसाइसनेस, उसे क्लियर और संक्षिप्त होना चाहिए। सैल्यूटेशन क्या होनी चाहिए? अब कभी भी हम ये सैल्यूटेशन नहीं डालते, ये रॉन्ग सैल्यूटेशन होती है ना? तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। हम यूजुअली डियर रेसिपिएंट्स नेम लिखते हैं एज अ सैल्यूटेशन, बट जब हमें रेसिपिएंट का नाम नहीं पता होता तो हम उनको सर और मैडम, तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है विच सेक्शन ऑफ न्यूज रिपोर्ट प्रोवाइड समरी। अब समरी हमेशा कहाँ होगी? कंक्लूजन में होगी, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स आपको मार्क करने। फंक्शनल राइटिंग क्लियरली और इफेक्टिवली कन्वे करती है, बिल्कुल सही। लेटर में कॉन्वर्सेशनल टोन और स्लैंग एक्सप्रेशन होने चाहिए, बिल्कुल नहीं। रिपोर्ट में टाइटल और डेट अननेसेसरी होता है, गलत। रेज्यूमे में अपने रेलेवेंट स्किल्स को हाईलाइट करना चाहिए, करेक्ट। कवर लेटर का क्या पर्पस होता है? कवर लेटर का मतलब होता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पोटेंशियल एम्प्लॉयर से और आप बता रहे हैं कि मैं क्यों सूटेबल हूँ इस जॉब के लिए। फॉर्मल राइटिंग में क्या नहीं करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, अनसोफिस्टिकेटेड वेग इधर उधर की बात करना, एग्जैजरेट बढ़ा चढ़ाकर, सब्जेक्टिव यानी बायस पक्षपात नहीं करना चाहिए, और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से भी बचना चाहिए। सो दिस शुड बी अवॉइडेड। आ जाते हैं सेक्शन ई, ऑप्शन 1 ESP रिसेप्शनिस्ट। इनमें से कौन सी ESP रिसेप्शनिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट? तो करेक्ट आंसर है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल क्या है रिसेप्शनिस्ट के लिए? एक्टिव लिसनिंग। सही सुनेगी तभी तो सही बोलेगी। ओके, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स क्या होगा जब कोई आपकी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछता है? तो आप कहेंगे कैन यू होल्ड फॉर अ मोमेंट, आई लुक दैट अप। प्राइमरी रोल क्या है रिसेप्शनिस्ट का? असिस्ट विजिटर्स एंड हैंडल इंक्वायरीज।
अगला सवाल है, जब मल्टीपल कॉल्स आती हैं तब क्या करना चाहिए? प्रायोरिटाइज करना चाहिए और एक समय में एक ही कॉल पर आंसर देना चाहिए। अब आ जाते हैं ऑफिस यूज पर। किस टाइप की लैंग्वेज फॉर्मल बिजनेस ईमेल में अवॉइड करनी चाहिए? इनफॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल में उसका क्या काम? अच्छा, पोलाइटली डिक्लाइन करने के लिए क्या कहेंगे? थैंक्स फॉर योर अपॉर्चुनिटी बट आई मस्ट रिस्पेक्टफुली डिक्लाइन। जॉब इंटरव्यू में अपनी वीकनेस के बारे में जब बात करते हैं तो क्या कहना चाहिए? अपनी वीकनेस बता देनी चाहिए और कहना चाहिए कि मैं उसके ऊपर कैसे काम कर रहा हूँ उसे इम्प्रूव करने के लिए। कौन सी फ्रेज को कॉमनली यूज किया जाता है फॉर्मल बिजनेस मीटिंग को शुरू करने के लिए? लेट्स गेट स्टार्टेड। इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस यानी ईएसपी का मेन फोकस क्या है? वैसे तो ये क्वेश्चन दोनों में ही आ सकता था, ईएसपी रिसेप्शनिस्ट और ऑफिस यूज में, बट एनीवे इसका सही आंसर है बी, टीचिंग इंग्लिश टेलर टू स्पेसिफिक फील्ड्स ऑफ प्रोफेशंस। आ जाते हैं पार्ट बी जहां आपको लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन ए प्रिस्क्राइब टेक्स्ट पर आ जाते हैं। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, एनी वन आपको करना है दो में से। तो पहला है सेंट्रल थीम क्या है पोअम की? रोड नॉट टेकन ये बताता है कि चॉइसेस इन लाइफ, सिग्निफिकेंस ऑफ चॉइसेस, हमें कौन सी चॉइस लेनी चाहिए, हाईलाइटिंग कि हमारे डिसीशंस हमारी आइडेंटिटी को कैसे शेप करते हैं। रिग्रेट भी होता है और कैसे हमारे आगे के पाथ्स इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंस होते हैं हमारी आज की चॉइस पर बेस्ड। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर में पोएट का क्या विजन है अपनी कंट्री के लिए? तो पोएट ऐसी कंट्री विजन करता है जो कि फ्री है फियर से, इग्नोरेंस से, ऑपरेशन से, जहाँ नॉलेज, ट्रूथ, यूनिटी होते हैं और लोग एक साथ थ्राइव करते हैं और ग्रो करते हैं। अगला सवाल है 21, इसमें से भी आपको एनी वन करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, पोएट मदर के कैरेक्टर को कैसे पोर्ट्रे करता है? ये सैम्पल पेपर में भी था। पोएट बताता है कि मदर ब्रेव है और सेल्फलेस है। ब्रेव क्यों? क्योंकि स्टिंग को बिना कुछ कहे बर्दाश्त किया उसने, और सेल्फलेस इसलिए क्योंकि वो कहती है कि मेरे बच्चों को नहीं काटा, सिर्फ मुझे ही काटा। शी रिमेन्स काम एंड केयरिंग, फोकसिंग ऑन हर चिल्ड्रंस सेफ्टी एंड वेलबींग रादर देन हर ओन सफरिंग। ग्रैंड मदर्स हाउस में किस टाइप की इमेजरी यूज करके इमोशंस को इवोक किया गया है? इसमें आपको स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स भी देने हैं। तो आपको कुछ एग्जाम्पल, जैसे द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस, स्नेक्स मूव्ड अमंग बुक्स, आप लिख सकते हैं। इनसे पता चलता है कि पोएट बहुत ज्यादा अबैंडन्ड और सैड फील करती है एंड शी वाज फिल्ड विद नॉस्टैल्जिया ऑफ हर चाइल्डहुड आफ्टर हर ग्रैंडमदर्स डेथ। इफ आई वर यू का आउटकम क्या है और वो क्या बताता है क्लेवरनेस और ब्रेवरी यानी चालाकी और बहादुरी के बारे में? तो आप बताएंगे कि इंटेलिजेंस यूज करते हुए, अपनी सूझबूझ यूज करते हुए जेरड ने इंट्रूडर को एक गराज में डायरेक्ट कर दिया। मतलब उसने कहा कि मैं वहां से निकल कर जा रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में क्लॉजेट था, एक कबर्ड था, और उसे लॉक कर देता है। फिर वो पुलिस को कॉल करता है और उसे अरेस्ट करवा देता है, और ये किया जेरड ने। तो वो डेफिनेटली उसने अपनी बहादुरी का सबूत दिया, उसको ऐसे धक्का देकर, पुश करके और उसे लॉक करके, और अपनी चालाकी, अपनी स्मार्ट थिंकिंग को भी यूज किया, इवन इफ इट वॉज अ वेरी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन की उसकी जान पर बनाई थी। माई सन विल नॉट अ बेगर बी का टाइटल क्यों सिग्निफिकेंट है? तो ये एक तरह से कहा था उसके फादर ने कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं अपने बेटे को भिखारी तो नहीं बनने दूंगा। तो यहाँ फादर की डिटर्मिनेशन की बात की गई है कि वो अपने सन की डिग्निटी में, उसकी प्राइड में, उसके सक्सेस में किस तरह से मदद करे ताकि वो पुअर बेगर ना बन जाए। इसमें चॉइस है, आपको इस तरह का सोसाइटल एटीट्यूड क्या था और क्या है बेगर्स के प्रति, वो बताना है। तो ऑब्वियसली सोसाइटी जो है बेगर्स के प्रति हार्श होती है, जजमेंटल होती है, डिसडेन से देखती है, मतलब उनकी कोई वर्थ ही नहीं है, बेकार लोग हैं, राइट। लोग फेलियर्स की तरह देखते हैं बेगर को, जिससे उनको शेम और एक स्टिग्मा एसोसिएट हो जाता है, एक टैबू बन जाते हैं वो अपनी गरीबी को लेकर। अ केस ऑफ सस्पेशन का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? 2 नंबर का सवाल है। सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि डॉक्टर बेंसन का एक प्री कंसीव्ड जजमेंट था। उन्होंने एवंस की अपीयरेंस की और उसके बिहेवियर की बेसिस पर एक अपने माइंड में एक धारणा बना ली थी कि एवंस जो है वो गलत आदमी ही हो सकता है, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और एवंस का सही नेचर उन्हें पता नहीं लग पाया और वो उसे सस्पिशन भरी नजरों से देखते हैं। सेक्शन बी नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट पर आ जाते हैं। 25 से लेकर 27 क्वेश्चन है, 2 2 नंबर के होंगे सारे क्वेश्चंस। तो अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम अप्रोच। मेंटल हेल्थ ढूंढेंगे, इन्फ्लुएंस अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अब इन्फ्लुएंस का आपको एक पैराफ्रेजिंग पता होना चाहिए। इन्फ्लुएंस का मतलब है उस चीज़ को प्रभावित करना, उस चीज़ का इफेक्ट होना है, ठीक है, अफेक्ट या इफेक्ट आ रहा है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। तो इट अफेक्ट्स आवर एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस एंड सो ऑन। इंडिविजुअल्स कैसे साइलेंस में सफ़र करते हैं, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी पैसेज में है।
तो इंडिविजुअल्स सफर इन साइलेंस। तो आप यहाँ कहीं इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑफन रिमेन श्राउडेड इन स्टिग्मा कॉजिंग मेनी इंडिविजुअल टू सफर इन साइलेंस। इसका और पार्ट है, क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करने के लिए। माइंडफुलनेस, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ये सब इसी पैसेज में है। पब्लिक फिगर्स कैसे मेंटल अवेयरनेस को प्रमोट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। अगेन यू विल फाइंड पब्लिक फिगर्स, और ये आपका यहाँ तक आंसर है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अगले पैसेज पर, जिसमें आपको 28, 29 और 33 क्वेश्चंस हैं, और ये है ह्यूमन ब्रेन के बारे में। प्राइमरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन है कि वो एक कमांड सेंटर है। ठीक है, वो ये चीज़ें करता है। फिर इसका और पार्ट है कैसे वो कमांड सेंटर की तरह काम करता है। तो उसके अगली लाइन में ही है कैसे वो काम करता है। उसका एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स फिट हैं, इस तरह से वो एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ कैसे बेनिफिट करती हैं ब्रेन को, तो वो भी इसी पैसेज में ही आप मेंटली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ ढूंढेंगे और आपको मिल जाएगा आंसर। सो इट्स राइट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर सिनोनिम्स ढूंढने वाला। थ्रू का मतलब है विया, कॉम्प्लिकेट, इंट्रिकेट, क्रूशल, एसेंशियल। तो यही इसके सही आंसर्स हैं। सेक्शन सी पर चलते हैं, जो कि ग्रामर का है। आपको पैसिव वॉइस यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। द बुक, अब लास्ट ईयर है, आप लिखेंगे वॉज रिटन, एंड सिंस देन के कारण हमने हैज बीन पब्लिश्ड लिखा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस यूज किया गया है। अगला है लेटर्स। ठीक है, ओल्डन डेज, तो आप पास्ट टेंस यूज करेंगे, और लेटर्स है तो इसीलिए वर डिलीवर्ड। पब्लिक यूज्ड टू वेट, वॉज यूज टू नहीं आया, सिर्फ इसमें एक्टिव वॉइस यूज हुई है, यूज टू आएगा। तो सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि मीनिंग क्या बन रहा है, तभी आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे। अदरवाइज अगर सिर्फ पैसिव वॉइस डाल दिया बिना सोचे समझे, तो आंसर गलत भी हो सकता है। इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। पहले का आंसर है ही आस्क्ड मी इफ, क्योंकि यस नो क्वेश्चन है। इफ आई वॉज कमिंग टू द पार्टी, दे सेड दैट, विल का हो जाएगा वुड, और वी क्योंकि दे ने कहा है तो दे हो जाएगा, और सून का हो जाएगा शॉर्टली। अब चलते हैं अगले सवाल पर। जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग कनेक्टर्स। अब कनेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट आए हैं, बट स्टिल ये कनेक्टर्स पहले आते थे। अनलेस, अनलेस मतलब डबल नेगेटिव, तो आप यहाँ पर डू नॉट में नॉट यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनलेस ऑलरेडी है, तो डबल नेगेटिव हम नहीं लेंगे। सो यू विल से अनलेस यू प्रैक्टिस रेगुलरली, जब तक तुम रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करते, तुम अपने स्किल्स इंप्रूव नहीं कर पाओगे। ओके, इन ऑर्डर टू मतलब इसको करने के लिए। सो शी एनरोल्ड इन अ स्पेशलाइज्ड कोर्स इन ऑर्डर, अब ये सारा हमने काट दिया, टू एनहांस हर प्रोफेशनल स्किल्स। अब चलते हैं सेक्शन डी फंक्शनल राइटिंग पर, जिसमें आपको एनी वन करना है। समरी राइटिंग और नोट मेकिंग में चॉइस है। तो पहला क्वेश्चन है समरी राइटिंग का। अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कन्वर्सेशन रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज हैज़ इंटेंसिफाइड। तो यहाँ क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की जा रही है। ठीक है, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट इस बात को समझ रहे हैं, और क्लाइमेट चेंज ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण बढ़ रही है। इसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बात की गई है। एफर्ट्स टू कॉम्बैट, यानी किस तरह से क्लाइमेट चेंज को हम ठीक कर सकते हैं। कंट्रीज़ भी काफ़ी बड़े बड़े टारगेट्स अपने लिए कर रही हैं, और चैलेंजेस के बावजूद एक सेंस ऑफ होप है। ठीक है, तो ये बेसिकली इस पैसेज का क्रक्स है। आइए इसका देखते हैं आंसर। ये तो ऑब्वियसली आपने अपने वर्ड्स में ही लिखा होगा, और इसमें आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा गया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल। आगे चलते हैं, नोट मेकिंग का क्वेश्चन है। तो नोट मेकिंग भी आप पहले देखेंगे कि कैसा पैसेज है। मॉडर्न वर्ल्ड की बात हो रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, खासकर कम्युनिकेशन की फील्ड में। तो राइज हो रहा है इंटरनेट का, सोशल मीडिया की बात की गई है। फिर पहले पैराग्राफ में इसके बेनिफिट बताए हैं, दूसरे पैराग्राफ में इसके इश्यूज यानी इसके प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस बताए हैं, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। फिर कंक्लूड किया गया। तो बहुत क्लियर कट नोट मेकिंग का पैसेज है। आप देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, बेनिफिट बता दिए पहले पैरा में। इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी, सेल्फ एजुकेशन, ये एक हम अब्रीविएशन के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट 2 अब्रीविएशन हमें यूज़ करनी है। SM सोशल मीडिया के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर चैलेंजेस बता दिए, मिस इन्फॉर्मेशन, टू मच इन्फो भी हम यूज़ कर सकते हैं एज एन अब्रीविएशन। फिर कंक्लूजन बता दिया, अब्रीविएशंस यूज्ड। अगला सवाल है डिस्क्राइब एन अचीवमेंट यू आर प्राउड ऑफ। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आपने कहा कि मैंने अपने फ्रेंड को हेल्प की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, हमने एक साथ पढ़ा, नोट शेयर किए, और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे प्राउड फील हुआ कि मैंने उसे हेल्प की।
अगला सवाल है लेटर राइटिंग का, जिसमें आपको एक लेटर टू द एडिटर और एप्लीकेशन में चॉइस है। पहला सवाल है, मोहन है आप, कैलाश कॉलोनी में रहते हैं और प्रॉब्लम है लिटर ऑन द रोड्स, यानी रोड्स पर, सड़कों पर कूड़ा पड़ा रहता है और सही ढंग से घरों से कूड़ा भी नहीं लिया जाता। तो सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट लिख दिया एंड डियर सर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर एंड देन यू कोटेड द पर्पस। 2 पैराग्राफ्स में इलाबोरेट कर दिया, उसका सोल्यूशन बता दिया क्या हो सकता है और लास्ट में कहा कि मेरे व्यूज़ को अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कीजिए। योर सिंसियरली आपका नाम। अगला चॉइस है, आप सविता हैं, 11th क्लास में पढ़ती हैं, कृष्णा पब्लिक स्कूल गुड़गांव। प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, इन एडिक्वेट अमेनिटीज़ इन योर स्कूल, आपके स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। अब ये कोई भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, तो आपके पास बहुत चॉइस है चीज़ों को इलाबोरेट करने की। आपने अपना एड्रेस डाला गुड़गांव, डेट डाली, स्कूल का एड्रेस लिखा, द प्रिंसिपल के बाद सब्जेक्ट लिखा, इनएडिक्वेट अमेनिटीज़ इन आवर स्कूल, डियर मैडम। आप चाहें तो डियर मैडम के बाद लाइन छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। ऑल वी वांट इज़ कि आपका सब कुछ क्लियरली नज़र आए, ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट द लाइन्स, एज लॉन्ग एज योर आंसर इज़ वेरी क्लियरली रिटन, इट इज़ ओके। आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया छोटा सा, आई सविता स्टडिंग इन योर क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन इनएडिक्वेट अमेनिटीज़ इन आवर स्कूल दैट आर अफेक्टिंग आवर लर्निंग एनवायरनमेंट। आपने बताया कि रेस्ट रूम की कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, अनक्लीन रहते हैं, अनकंफर्टेबल हैं, प्रॉपर सीटिंग नहीं है, डेस्क ठीक से नहीं लगे हुए हैं, लाइब्रेरी में भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हम एडिशनल बुक्स चाहते हैं और ये सब चीज़ें हम चाहते हैं कि आप ठीक करें। आई होप यू विल कंसिडर एड्रेसिंग दीज इशूज़ प्रॉम्प्टली। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। योर्स ओबीडियंटली और सिंसियरली दोनों लिख सकते हैं, सविता क्लास 11th। अब आ जाते हैं सेक्शन ई, ऑप्शन 1 ई इंग्लिश फॉर रिसेप्शनिस्ट पर। पहला क्वेश्चन है, एनी वन करना है आपको। ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में से ही है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन रिसेप्शनिस्ट विजिटर्स को प्रोवाइड करती है। तो क्या क्या देती है, स्पेसिफिक लोकेशन बताती है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स बताती है और कंपनी के बारे में बताती है, सर्विसेज बताती है, कोई भी हेल्प उनको चाहिए हो तो। कैसे एक डिफ़िकल्ट कस्टमर को हैंडल करती है, बाय रिमेनिंग काम, एक्टिवली लिसनिंग टू देयर कंसर्न्स, एम्पैथी शो करके एंड वर्किंग टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन व्हाइल मेंटेनिंग अ प्रोफेशनल डिमीनर। ये वाले जो क्वेश्चन है 4 नंबर वाले, ये बिल्कुल आउट ऑफ कोर्स हैं, बट दे आर वेरी मच एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट होते तो आप विजिटर की कंप्लेंट को कैसे हैंडल करते, आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देनी है। तो ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से ही लोग डर जाते हैं। तो आप इसी चीज़ को इलैबोरेट करेंगे जो आपने यहाँ पर कहा था। आप क्या कहेंगे? एक्टिव लिसनिंग, स्टे काम, एम्पैथाइज़, अपोलोजाइज़, सॉल्यूशंस दो, फ़ॉलो अप करो और इनको इलैबोरेट कर दो कि उनके ध्यान से सुनो उनकी बातों को, पॉजिटिव लैंग्वेज यूज़ करो, काम बॉडी पोस्चर रखो, अपोलॉजी दो, सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। अगर सॉल्यूशन ना हो तो उनसे कहो कि वो क्या कर सकते हैं रिड्रेसल के लिए। अगर इश्यू रिज़ॉल्व हो जाता है तो उनसे पूछो कि सैटिस्फाई हो, फीडबैक एनकरेज करो। तो ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। अगला सवाल भी ऐसा ही है, बिल्कुल डिफरेंट। अगर कोई वीआईपी गेस्ट आ जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो एक रिसेप्शनिस्ट क्या-क्या करे? अगेन वेरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, बट स्टिल अगर आप रिसेप्शनिस्ट होते और आपके होटल में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई वीआईपी आते तो आप क्या करते? सबसे पहले उनके आने की तैयारी करते, प्रिपरेशन करते, उनके अराइवल डिटेल्स की देखते, रिफ्रेशमेंट, फ्लावर्स और गिफ्ट्स अरेंज करते, अपनी खुद की अपीयरेंस पर काम करते, अप्रोप्रिएटली ड्रेसअप होते, एरिया को क्लीन करते, ऑर्गेनाइज करते और वेलकमिंग करते। कहीं कहीं पोस्टर भी लगा दिया वेलकम का, वार्म वेलकम देते स्माइल के साथ, उनकी लगेज में हेल्प करते, उनको गाइड करते, उनके कहाँ बैठना है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते, कोई रेस्ट रूम की फैसिलिटी, कोई लाउंजेस, कोई वाईफाई एक्सेस और उनको स्केड्यूल बताते कि आज आपका ये स्केड्यूल होने वाला है। पर्सनल टच भी देते, उनसे बात करते, उन रैपो बिल्ड करने के लिए एंड फाइनली जब वो जा रहे हों तो एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। So again, you have to put yourself in the shoes of the receptionist and think about it. तो ये क्वेश्चन ऐसे ही तो नहीं होगा, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसेज लिखना है मिस्टर शर्मा। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है टेलीफोनिक मैसेज नहीं है, इसमें ये है कि रिसेप्शन एरिया पे कोई विजिटर आया है लेकिन आपको मैसेज का ही फॉर्मेट यूज़ करना है। तो आपको विजिटर का नाम और उनका पर्पस खुद ही इन्वेंट करना है। आपने लिखा मैसेज, हरीश शर्मा के लिए मैसेज है, डिपार्टमेंट हमने बता दिया, फ्रॉम अनूप गुलाटी, फ़ोन नंबर लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, डे टाइम रिसीव बाय। I would like to inform you that you have a visitor named Mr. Anup Gulati waiting in the reception area and he is here to discuss the upcoming project collaboration, signed receptionist. अगला सेक्शन है ऑप्शन 2 ESP ऑफिस यूज का। पहला क्वेश्चन है, इसमें एनी वन करना है, की एलिमेंट्स क्या है, फॉर्मल ईमेल के बुक का क्वेश्चन है, क्लियर सब्जेक्ट लाइन होनी चाहिए, फॉर्मल सैल्यूटेशन, कंसाइज वेल स्ट्रक्चर्ड बॉडी, क्लोजिंग प्रोफेशनल और एक सिग्नेचर। इंट्रोडक्टरी सेक्शन इन अ रिपोर्ट का क्या पर्पस है? तो वो बताता है रीडर को
कि वो आगे किस तरह की रिपोर्ट पढ़ने वाला है, कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई रिसर्च क्वेश्चन है, कोई फाइंडिंग्स हैं, तो इस तरह की बातों को पहले ही हाईलाइट कर दिया जाता है इंट्रोडक्टरी सेक्शन में। अगला सवाल एनी वन करना है और ये आपका रिपोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो एक में आपको अगेन ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आपको सर्वे रिजल्ट, आपने कोई सर्वे किया उसकी रिपोर्ट तैयार करनी, ये आपकी बुक में नहीं है। बट आपको फॉर्मेट पता है तो आप लिख सकते हैं। डेट लिखी। अब डेट जो है ना सब्जेक्ट से पहले भी आ सकती है, फ्रॉम के बाद भी आ सकती है सब्जेक्ट। ओके, सो डोंट वरी अबाउट द डेट बिकॉज एनआईओएस की किताब में टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट भी फॉर्मेट यूज किया गया है और डेट टू फ्रॉम सब्जेक्ट भी यूज किया गया है, सो यू कैन फॉलो एनी ऑफ इट। टू लिख दिया, किसको दे रहे हैं। फ्रॉम आपका नाम दिया नहीं था, आप कोई नाम इन्वेंट भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपने बता दिया कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे रिजल्ट, तो ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे रिजल्ट्स, ठीक है। रिपोर्ट बताती है कि ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे किया गया था न्यू दिल्ली में, ठीक है। हमने सर्वे 500 लोगों को सेंड किया, 350 ने कंप्लीट किया, रिस्पॉन्स रेट 70%। अब ये सब आपको इन्वेंट करना पड़ेगा। फाइंडिंग्स क्या थी, ओवरऑल सेटिस्फैक्शन, दे आर ओवरऑल सेटिस्फाइड, आइदर सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड। 10% ने कहा हम न्यूट्रल हैं, 5% ने कहा हम डिससेटिस्फाइड हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी में क्या कहा, 90% लोगों को हमारी क्वालिटी अच्छी लगी, 80% लोगों को कहा कि कस्टमर सर्विस बहुत हेल्पफुल है। लेकिन कमेंट्स से पता चला कि रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, तो ऑब्वियसली आप एक अपने रिकमेंडेशन के लिए भी कुछ चीज़ों को लिखेंगे। डिलीवरी टाइमलाइन में थोड़ी डिलेज हैं, 75% लोगों ने कहा कि भाई टाइमली डिलीवर हो जाता है। रिकमेंडेशन क्या है, ट्रेनिंग कराओ कस्टमर सर्विस वालों की, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कराओ और कस्टमर सजेशन प्रोडक्ट एक्सपेंशन के लिए कंसिडर करो। कंक्लूजन कि जनरली सेटिस्फाइड हैं, हम इन्हांस कर सकते हैं। अटैचमेंट्स और यहाँ पर साइंड बता दिया, ठीक है। सो लाइक आई सेड इट इज़ स्लाइटली डिफिकल्ट बट अगेन सोचना तो पड़ेगा, इंग्लिश का पेपर है तो फिर लिखना तो पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमवीर हैं। आपसे कहा गया है कि आपको जॉइंट डायरेक्टर को एक रिपोर्ट सबमिट करनी है। आपके ऑफिस में एक रीसेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ एम्प्लॉयज़ के लिए। आपको अटेंडेंस, फीडबैक और फ्यूचर रिकमेंडेशंस पर बेस करके अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। आपने कहा टू फ्रॉम, फिर डेट, देखो मैंने इस तरह भी यहाँ पर लिख दिया, सब्जेक्ट असेसमेंट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिवनेस। तो एज सजेस्टेड ऑन 28 अप्रैल 2025 टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सो एंड सो आई एम सबमिटिंग माई रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव क्या था, स्किल सेट्स को एनहांस करना, टीम एफिशिएंसी को इंप्रूव करना और एक कंटिन्यूस लर्निंग करना। अटेंडेंस क्या थी, इनवाइट किए थे 100, आए थे 85। कौन कौन से डिपार्टमेंट में थे आपने बता दिया। फीडबैक, फीडबैक आपने पिछले क्वेश्चन में फीडबैक देखा था किस तरह का हो सकता है। 90% लोगों ने कहा कि ट्रेनिंग मटेरियल रेलिवेंट था, 85 ने कहा कि एक्सीलेंट डिलीवरी थी ट्रेनर की, 80% लोगों ने कहा कि सेशन जो था इंगेजिंग था, 15% ने कहा कि और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, 10% ने कहा कि ट्रेनिंग ड्यूरेशन को और एक्सटेंड किया जा सकता है। फ्यूचर रिकमेंडेशंस इन्हीं पर बेस करके, जो कम कम है इन्हीं पर बेस करके रिकमेंडेशंस दे दी, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, ओवरऑल इफेक्टिव था, हाई अटेंडेंस रेट थी और कुछ एरियाज में हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अटैचमेंट क्या है, ट्रेनिंग सर्वे की शीट्स, साइन कर दिया करमबीर ने। कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ईमेल राइटिंग क्वेश्चन। आपका ईमेल गिवन है और आपके कलीग का ईमेल गिवन है। आपका ईमेल ये है, ये कलीग का ईमेल है। आपको उन्हें लेटर ईमेल लिखना है और उनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के बारे में एक अपडेट लेना है। आपको क्लियर सब्जेक्ट लाइन और फॉर्मल सैल्यूटेशन यूज करना है। आपने कहा टू अंकित सो एंड सो, सब्जेक्ट लाइन बता दी, डियर अंकित आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, क्योंकि कलीग है तो हम उसके लिए ये लाइन लिख सकते हैं। I'm writing to request a status update on the ongoing project you are currently managing. I would appreciate any insights regarding progress, challenges, and expected milestone. Thank you for your attention on this matter. To this matter, I look forward to your prompt response. Best regards, XYZ Project Leader, Orient Enterprise, and your email. That is all. I hope आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी सेट सी पर, क्योंकि मेरे पास सेट सी भी किसी ने भेज दिया है। नाउ आई एम वेटिंग फॉर सेट बी। तो अगर किसी का सेट बी आया था तो प्लीज़ सेंड इट ओवर टू मी, ताकि आगे के जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो अक्टूबर 2025 में ये पेपर देंगे उनके लिए भी मदद हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। थैंक यू।